हॉल में सभी साथियों, मुझे कल ये लग रहा था, बाद में मैं फ़ोन करना मैंने कुछ कम कर दिए थे। मैंने कहा कहीं भीड़ इतनी ना हो जाए कि पता चला हमारा मैनेजमेंट फेल ना हो जाए। ऐसा एक लग रहा था, इतने इनविटेशन हमने दे दिए थे कि मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि हॉल छोटा पड़ जाए। लेकिन फिर वही है कि ये कोई बड़ा रोचक कार्यक्रम नहीं है। ये जो कार्यक्रम है कोई बहुत ऐसा रोचक नहीं है, ये बड़ा मनोरंजक कार्यक्रम नहीं है। तो इस कार्यक्रम में लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, केवल एक अखबार का कार्यक्रम था। लेकिन फिर भी चलिए, लगभग मैं देखा 50 के आसपास अर्धशतक लगभग हम लोगों ने पूरा किया है कि लगभग हम 50 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक हल्द्वानी में ये जो कुमाऊँ का प्रवेश द्वार है, 50 लोग बैठ के, अगर ऐसा नहीं कि ये लोग किसी वैसे ही आ गए हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं गंभीर हैं, संजीदा हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं, तब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद है। देखिए, मैं अभी सर ने मीडिया का जो महत्व या उस पर बात रखी, और मैं ये जो वंचित स्वर का जो ये 14 साल का सफ़र, इसको यहाँ पर कुछ रखने की आप लोगों के बीच कोशिश करूँगा। कहने को तो इतना कुछ रहता है, कह के थक गए हैं, थक के मतलब अब हम जर्जर हो गए हैं। लगभग जिस समय 11वीं 12वीं में था, मैंने बाबा साहब को पढ़ा था, और जब फिर वही बात मैं जब अक्सर मंचों पर कहता भी हूँ कि हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। अगर हमने सचमुच डॉक्टर अंबेडकर को जिसने पढ़ा होगा, जिसने बाबा साहब अंबेडकर का संघर्षमय जीवन वास्तव में ईमानदारी से पढ़ा होगा, वो व्यक्ति चैन से बैठ नहीं सकता। और जो एक तो सभी लोगों से निवेदन है, अपने फ़ोन्स को या वाइब्रेशन मोड में या उस साइलेंट मोड में डाल दें। ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। ये भी एक संगठन का, जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता है, मीटिंग होती है, हम लोगों को ये अनुशासन, और कहते हैं कि जो कौम, जो समाज अनुशासित नहीं होता, वो कौम कभी भी शासक भी नहीं बन सकती। आज हमारी जो दुर्दशा है उसका कारण यही है कि हम लोग अनुशासित नहीं हैं। हम लोग अनुशासित नहीं हैं, इसीलिए हम शासक जमात नहीं बन पा रहे हैं। जब तक मैं अपने आप में डिसिप्लिन नहीं होऊंगा, मेरा हर चीज़ का एक नियम, एक सिस्टम नहीं होगा, तो मैं देश को भी कोई सिस्टम, हम लोग आज भी, इसीलिए जो हमारी दुर्दशा चल रही है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जब मैं उस समय पढ़ा था, उस समय का मेरा पहले का जो लाइफ थी और उसके बाद की लाइफ में, मतलब मैं वहीं पर से अपनी असली लाइफ वहीं पर से मानता हूँ कि लगभग जो 20 साल की उम्र मेरी रही होगी जिस समय मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को 19-20 साल के आसपास पढ़ा, उससे पहले बिल्कुल अजीब था, कुछ समझ ही नहीं आता था। क्योंकि 5-7 साल की उम्र लगती है बच्चे को बोध होने में, मतलब लगभग 6-7 साल के बाद बच्चा इस दुनिया को, इस समाज को थोड़ा बहुत समझने लगता है। कुछ उसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगती है। अध्यक्ष जी, आप इधर आ जाइए। नहीं प्लीज, अरे नहीं, आप इधर आइए, आप प्लीज, आपको अभी वो कह दिया, पहले कह रखा है, आप उसमें बात है, आप इधर आ जाइए। ये आपको नहीं है सम्मान, ये पद को सम्मान है। ये इतना बड़ा पद है, ये कोई साधारण संगठन नहीं है। बाम से जो आज इस देश में, आज मतलब इस देश में एकमात्र उम्मीद की किरण बाम से अभी हमारे पास है, जो एक हमको एक दिशा निर्देश, एक विचार दे रहा है। नहीं तो हमें तो समझिए, अभी इस पर भी मैं थोड़ा बात रख लूँगा, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। और हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की भी बात है कि भाई 2-2 स्टेट प्रेसिडेंट, और बल्कि 3-3 स्टेट प्रेसिडेंट हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी भी है, वामशेर भी है, मूल निवासी संघ भी है, तो ये बहुत बड़ी एक बात है। इसको थोड़ा वो कर दीजिएगा साइलेंट या वाइब्रेशन। तो वो उस समय जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मुझे एक अंदर से ऐसा लगा, मैंने कहा बताओ आज तक का जीवन हम कहाँ भटक रहे थे।
मैं बार बार मंचों पर वही कहता हूँ, हर दिन हम अखबार का वो भविष्य फल ढूंढते थे। अखबार में जो लिखा होता आज का दिन आपका कैसा होगा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो भी डेली के पेपर हैं उनमें राशिफल आता है और हम वो राशिफल ढूंढते थे, भाई मेरा आज का दिन कैसा होगा। हफ्ते में संडे के दिन हम ढूंढते थे मेरा ये सप्ताह कैसा होगा, और साल में जब नए साल का आता था वो जो पूरा वार्षिकांक, उसमें पूरा साल का भविष्यफल लिखा होता था, हम उसमें देखते थे ये साल कैसा होगा। यानी मेरे अंदर मैं ये मान के चलता था, लगभग हमारा आज भी 90% भारतवासी, इस देश का मूल निवासी, यहाँ का मेहनत कश, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जिस दिन रात अपने खून पसीने से देश को बना रहा है, लेकिन वो अपना भविष्य कहाँ ढूंढता है, किसी ज्योतिष की लिखी हुई बातों में। जो देश का भविष्य बना रहा है, मतलब जो जिसकी बदौलत देश चल रहा है, और वो अपना भविष्य कहाँ ढूंढता है, मेरा आज का दिन कैसा होगा, ये हफ्ता कैसा होगा, ये साल कैसा होगा, वो अखबारों में ढूंढता है। तो हम सारा घर में मैं बता रहा हूं, वही दो तरीके की विचारधारा थी। पिताजी हमारे आर्य समाजी हो गए थे, वो मूर्ति पूजा से निकल गए थे। उन्होंने बस, पिताजी ने हमारे इतना हमें किया, मूर्ति का डर हमारे दिमाग से निकाल दिया था कि जो अक्सर हमारे घर में ये होता था कि मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा ना सकेगी, पूछो कोई बात वो बतला ना सकेगी, रख दोगे अगर खाने को फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा तो कर देगा सफाई। ये कुछ पंक्तियां जो होती थी, उससे एक वो मूर्ति का डर हमारे दिमाग से पिताजी ने हमारे निकाला था। लेकिन माँ फिर भी वहीं जकड़ी हुई थी, माँ का वही मूर्ति और वो सारा जो भगवान दिया वही सब चलता रहता था। पिताजी उससे निकले हुए थे, पिताजी कहते थे ये सब कुछ नहीं है। लेकिन अब हम इसी असमंजस में थे कि वहाँ पर जो ईश्वर है, या फिर आर्य समाज जो पिताजी थे वो कहता था नहीं नहीं ईश्वर तो है लेकिन वो मूर्तियों में नहीं है। तो कहाँ है, कण कण में व्याप्त है। ये हम घर में बैठे ना, यहाँ भी ईश्वर बैठा हुआ है। आप जिस कमरे में हो, अंधेरे कमरे में, वहाँ भी ईश्वर आपको देख रहा है। बस एक ये कंफ्यूजन देके उसने भी हमको एक कर दिया था। अब हम यही समझते रहते थे यार ईश्वर है, मतलब कोई कह रहा मूर्तियों में है, कोई कह रहा नहीं कण कण में व्याप्त है, कहीं कमरे में भी हम बैठे हैं वहाँ भी ईश्वर देखे। यानी एक खौफ, एक भय, एक वो दिमाग में रहता था और समझ में नहीं आता था ये जिंदगी है क्या, हम कैसे पैदा हो गए, क्या हम क्या करेंगे, क्यों पैदा हो गए, क्या ये ज़िंदगी हमें मिली है, किस लिए मिली है। तब उस समय जब मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा और बड़ी गहराई से पढ़ा, क्योंकि वो नई नई एज थी पढ़ने का, वो 11वीं 12वीं का स्टार्टिंग का दौर था। तो जब मैं एक एक पन्ना पढ़ता था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का, जो उनका कष्ट का, बताइए 4 संतानें किसी व्यक्ति का अपना चढ़ा देना, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज भी हम लोग खाने के टाइम के लिए मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। आज बाबा साहब के 4 बच्चों के बलिदान के बदौलत आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि यार मेरा लंच टाइम डिस्टर्ब ना हो जाए, मेरा ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब ना हो जाए, हम मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, या मीटिंग में आधा 1 घंटा 2 घंटा लेट चले जाते हैं। अपना लंच या ब्रेकफास्ट या ये सारी चीज़ें, या घर में किसी का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई तो हम, लेकिन क्या वो रहा होगा व्यक्ति, कैसा उस व्यक्ति का संकल्प रहा होगा, क्या उस व्यक्ति का विजन रहा होगा जिसने अपने 4 बच्चे इलाज के अभाव में, कुपोषण के कारण बाबा साहब के बच नहीं पाए। तब पता चला कि बताओ हम कहाँ अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और हमारा भविष्य कौन लिख गया है। तब पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर भी कोई हैं, नहीं तो हमें तब तक डॉक्टर अंबेडकर का कोई अता न पता कुछ भी नहीं था। केवल घर में एक दयानंद सरस्वती का फोटो दिखता था और बस ये कहा जाता था जो कुछ समाज सुधार किया, ये जो छुआछूत और ये सारी बुराई थी, ये सब इन्होंने दूर कर, इसके अलावा हमें कुछ। जब बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा तब पता चला, और मैं बता रहा हूँ एक एक पन्ना पलटने पर मुझे, अब जो भी होगा, हर व्यक्ति कोई कठोर मन का होता है, कोई बड़ा, किसी को रोना नहीं आता, किसी को कम आता है, किसी के आंसू नहीं आते। मैं उतना कठोर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कभी एक सेंटिमेंटल टाइप का इंसान हूँ। मैं जब वो पन्ने पलटता था, जब बाबा साहब का पता चला एक बच्चे का निधन, डेथ हुई,
उस पे डालने को कपड़ा नहीं था। मतलब जेब में देखा, जेब टटोली, जेब में कुछ है ही। अब फिर उन्होंने रमाबाई की ओर देखा कि तुम्हारे पास कुछ है, तो उनके पास कहाँ से निकलेगा? जब जो कमाने वाले के पास पैसा नहीं है तो जो गृहिणी के पास कहाँ से पैसा निकलेगा? तो फिर लास्ट में रमाबाई अंबेडकर ने अपना साड़ी, धोती, साड़ी तो हम कह ही नहीं सकते, साड़ी कहाँ से पहनती, धोती जो भी पहनी होगी वो फाड़ी, उस धोती को फाड़ के बच्चे पे कपड़ा डाला। तो अब उसके बाद अगला कष्ट क्या झेला होगा बाबा साहब ने? इसको पढ़ने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती थी, थोड़ी देर अपने आंसू रोकने पड़ते थे, अपने मन को मजबूत करना पड़ता था, एक हिम्मत जुटानी पड़ती थी, आंसू पोंछ पाछ के वो करके कि अब और कितना कठिन होगा। तब वहाँ से मुझे लगा कि वास्तव में ये हमारा जीवन कितना वैल्यूएबल है, और हम कैसे आज ये स्कूल का दरवाज़ा देख पाए, कैसे हम थोड़ा बहुत भी जो हमें आज पता नहीं चल रहा, आज हमको सब थोड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, एक नागरिक की हैसियत हमें मिली, कैसे मिली, ये किस व्यक्ति के कारण मिली। तो वहाँ से फिर मुझे लगा नहीं, ये जीवन को गंवाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ किया जाए। और सोचा कि कुछ ऐसा करूँगा जिससे भाई अब रोटी कपड़ा मकान तो हमारी ज़रूरत है, हम लोगों की कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि भाई हम कुछ ना भी करें तो भी हमारा चल जाए। तो एक अंदर से मन में अपने ये बना लिया था कि जो भी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे अपनी गुजर बसर चला लेंगे, लेकिन बाद में जो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आंदोलन को हमारे लिए तैयार करके दिया है, जो उनकी सोच थी, जो उनकी नसीहतें थी, और बहुत कुछ पढ़ा उस बीच मैंने। मतलब वो मेरे पास स्टार्टिंग का एक दौर होता है, उस समय पढ़ने की एक वो भी होती है। मैंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट भी पढ़ी, मैंने वो राहुल सांकृत्यायन इनका बोलगा से गंगा भी पढ़ा, और बाबा साहब के कई वाङ्मय पढ़े, बल्कि ये हमारे साथी एलएलबी के यहाँ पे जगदीश जी भी बैठे हुए हैं। मैं उस समय बाबा साहब के एक वाङ्मय में से अक्सर कई पन्ने पढ़ के साथियों को अपने, अगर उन्हें याद होगा यहाँ पे बैठे, वो वाङ्मय के पन्ने में साथियों को जब जब हम बैठते थे पढ़ाते थे कि उसमें वो ये सप्तपदी और ये सारी चीज़ें और तमाम किन किन ऋषियों ने कैसे कैसे दुराचारी थे, क्या थे वो सारे, जो, और बाबा साहब ने ये खुद नहीं कहा है, जो ग्रंथों का हवाला देकर कहा कि जिनको आप इतना बड़ा समझते हो, जिन धर्मशास्त्रों को आप इतना बड़ा समझते हो, वो क्या है ये? अगर आप इनको पढ़ कर देखोगे तब पता चलेगा ये सब अगर डस्टबिन के अलावा कुछ भी नहीं है, डस्टबिन में फेंकने लायक चीज़ें हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक ऐसा डाला हुआ है कि इतना बड़ा है, इतनी पवित्र चीज़ें हैं, इतनी महान चीज़ें हैं। और अगर आप वो वेदों को ही अगर आप पढ़ेंगे, उसमें वो दो लोगों के आपसी लड़ाई के अलावा कुछ नहीं लिखा होता है। हे इंद्र, मेरी भूमि पर बारिश कर देना, ये पड़ोस का भूमि पर बारिश नहीं बरसनी चाहिए, ये ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसा महिमा मंडित किया गया है, ऐसा कुछ किया गया, लोग सोचते हैं अरे ये तो पता नहीं क्या कुछ जो ईश्वर की वाणियाँ लिखी हुई हैं सब ईश्वर ने लिखा। ऐसा प्रचार करके हमारे दिलो दिमाग में बैठा रखा। तो वो बाबा साहब कहाँ से पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने? जब बाबा साहब को यहाँ पर उस समय तक, आज तो हमारे कई संस्कृत में MA PhD कर रहे हैं, संस्कृत के प्रोफेसर बन गए, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट। उस समय तक संस्कृत आप भारत में पढ़ नहीं सकते थे, भारत में आपको संस्कृत की मनाही थी। तो बाबा साहब जर्मनी गए संस्कृत पढ़ने, और वो संस्कृत पढ़ने इसलिए गए कि आखिर ये लिखा क्या है इसमें। और तब जब संस्कृत पढ़ के आए हैं, तब उन्होंने सारे पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े, तब उन्होंने कहा बताओ क्या लिखा हुआ है कि आँखों में लोहे की गर्म सलाख घुसेड़ दो, कि शूद्र अगर किसी ब्राह्मण को आँख घूर कर देखता है तो राजा उसे पकड़े और उसकी आंखों में लोहे की गर्म सलाख घुसेड़ दे। ये कानून है कि शूद्र अगर वेद मंत्रों का पठन पाठन कर लेता है तो उसकी जिह्वा काट दी जाए। वो अगर कहीं वेद मंत्रों का पठन पाठन चल रहा है, ज्ञान की बात चल रही है, और अगर चोरी छिपे भी कहीं सुन लेता है तो राजा उसे पकड़े, उसके कान में शीशा पिघला के डाल दे। ये सारा सब कुछ लिखा हुआ था। जब बाबा साहब ने सब चीज़ें पढ़ी तब उन्होंने कहा कि मतलब इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि अगर ये अंग्रेज यहाँ से चले गए, ये ब्रिटिशर्स चले गए, फिर क्या होना है भारत का। जो आज दिख रहा है ना आपको, आज दिख तो रहा है, सिर्फ पिछले साल सिर पे पेशाब करी गई थी मध्य प्रदेश में, अदर बैकवर्ड क्लासेज का व्यक्ति था, सिर पे पेशाब करी गई थी। अभी ये 1 महीना नहीं हो रहा है कि एक महिला का मूत्र उसके ऊपर छिड़का गया है, जो अपने को बहुत बड़ा यदुवंशी क्षत्रिय समझते थे, जो ये समझते थे हम पता नहीं क्या हैं,
धर्म का ठेका जिन्होंने ले रखा, जो कथावाचक बने, वो उनके सिर पे मूत्र छिड़क रहे। ये बाबा साहब ने उस समय देख लिया था। तब उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अपने जीवन को अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए अगर लगा देता हूं, तो ये फिर से जो आज 75 साल बाद हमको दिख रहा है, ये 75 साल पहले ये भारत बन गया होता। ये इतनी जो रोकथाम रही, ये डॉक्टर अंबेडकर का जो स्ट्रगल था, जो बाबा साहब का सेक्रीफाइस था। और नहीं तो मैं आज भी बता रहा हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर अगर अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए जिए होते, तो जिस लेवल के वो इंटेलेक्चुअल थे, मैंने एक सब्जेक्ट में पीएचडी करी है, मुझे पता कि कितनी मुसीबत पीएचडी करने में आती है, और मेरी जान निकल गई थी पीएचडी कंप्लीट होने तक। मैंने कितना सहयोग से लोगों की मदद लेके कैसे कैसे वो पीएचडी कंप्लीट करी। 7 साल लगे लगभग, 2 बार मैंने उसमें 1 साल बढ़वाया। मैं हैरान हूँ बाबा साहब को लेके कि विदेश से, बाहर की यूनिवर्सिटियों से 3 सब्जेक्टों में बाबा साहब ने पीएचडी करी। हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हमारे लिए इतना साधारण केवल जय भीम कर दो, मतलब बाबा साहब का कर्ज अदा हो गया। जय भीम कर दिया, एक फोटो के आगे हमने हाथ जोड़ दिए, एक फूल चढ़ा दिए बाबा साहब को, और बाबा साहब का कर्ज अदा हो गया। अगर बाबा साहब अंबेडकर उस समय चाहते, जैसे आज हमारे नई जनरेशन के कई युवाओं से जब बात हो रही है, भारत की जाति व्यवस्था, जो भावी भारत बन रहा है, जो कठोर, तो लड़के अक्सर क्या कह रहे हैं, हमारे भी कई ऐसे हैं बच्चे, वो कह रहे हैं हम तो फॉरेन चले जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में चले जाएंगे, हम तो ये भारत में नहीं रहेंगे, यहाँ तो बड़ा जातिवादी बनने जा रहा है, हम विदेशों में चले जाएंगे। तो अगर ये बाबा साहब कर गए होते, अगर बाबा साहब विदेश चले गए होते, तो मैं बता रहा हूँ बाबा साहब अंबेडकर क्या पता किसी अमेरिका इंग्लैंड के प्रेसिडेंट तक बन जाते। वो इतने पढ़े लिखे, इतने, और उनके बच्चे उस समय रॉयल लाइफ जीते, राजा महाराजाओं की तरह उनके बच्चे जिंदगी जीते, जितने वो पढ़े लिखे थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी किस काम की ये पढ़ाई, किस काम के हमारे ये पद, किस काम की हमारी ये सैलरी। हमारे दादा, हमारे पिता 100 रुपए 200 रुपए को तरसे हैं, आज हमारे लोग 80-80 हजार के आसपास पेंशन पर पहुंच गए, 70-80। किस काम का हमारा ये, और क्या जा रहा है ये नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, क्या बच रहा है। जिसने सैलरी अच्छी ले ली, 1-1.5 लाख सैलरी ले ली, वो 70-80 हजार पेंशन ले रहा है, लेकिन उसका अगली पीढ़ी को क्या मिलना है, अगली पीढ़ी तक क्या बच रहा है, इस बारे में कोई सोच नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और हम लोग आराम से जिंदगी हमारी कट जा रही है। तो इसलिए मुझे उस समय लगा कि ये जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो मुझे फिर जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, तो बाबा साहब के वो भी पढ़े कि भाई बाबा साहब ने पत्रिकाएं भी निकाली, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, ये 4 पत्र बाबा साहब ने निकाले। अब कैसे निकालते होंगे, क्या करते होंगे, कभी साहू जी महाराज ने कुछ एक मूक नायक के लिए कुछ आर्थिक मदद करी, फिर वो भी बंद हुआ, तमाम सब अखबार बंद होते चले गए आर्थिक अभाव में। समाज की चेतना का उस समय भी वही लेवल था, आज भी वही लेवल है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं फिर कॉलेज में गया, तो फिर धीरे धीरे कुछ सामाजिक राजनीतिक जीवन का पता चला, उधर आगे बढ़े। फिर बाद में एक ये आया कि भाई एक वकालत एक ऐसा पेशा हो सकता है कि अगर मैं सर्विस की ओर जाता हूँ, घर परिवार के लोगों का सबकी थी भाई चुपचाप पढ़, कुछ कंपटीशन निकाल, टाइप वाइप सीखता था, टाइप वाइप सीख कहीं पर कुछ टेस्ट वेस्ट दे और नौकरी पर लग जा। तो अब मुझे यही लगता था कि अगर मैं कहीं नौकरी पे चला गया, तो इतना पता था कि भाई सरकारी अगर नौकरी में चला जाऊंगा तो फिर बहुत कुछ कर नहीं पाऊंगा, एक कई बंदिशें हो जाती हैं, कई सीमाएं हो जाती हैं। तो सोचते थे कुछ ऐसा मिल जाता, फिर किसी ने राय दी यार तुम वकालत करो, वकालत से रहेगा, कम से कम फ्रीडम रहेगी, बोल पाओगे, बोलने की आज़ादी बची रहेगी, और दूसरा कुछ अपना खर्चा पानी भी चल जाएगा। तो इसलिए फिर एलएलबी की ओर बढ़ा, एलएलबी करते हुए। लेकिन ये जो पत्रकारिता की स्टार्टिंग एक जो भीतर का था, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मुझे कहाँ मैंने प्रेस का महत्व देखा, जब 96 की लगभग बात होगी, द्वारा का 95 की बात थी, बीए फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट था, कॉलेज का वार्षिकोत्सव हुआ, जो हर कॉलेज का एक साल का एनुअल फंक्शन होता है। उस एनुअल फंक्शन में जो पुरानी छात्र संघ अपना बात रखती है, खेल के कार्यक्रम वालों को पुरस्कार मिलते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद कुछ बच्चे अपनी प्रस्तुतियां रखते हैं, ऐसी कुछ मैंने भी जो बोला होगा मंच पे जाके, कोई एक आध कविताएं पढ़ी या क्या पढ़ा, जिस पे तालियां वालियां बज गई होंगी काफ़ी।
तो अगले दिन देखा वो दैनिक जागरण का, मुझे आज भी ध्यान है कि दैनिक जागरण में पूरी वो कॉलेज के वार्षिकोत्सव की खबर थी और लास्ट की 2 पंक्तियां थी कि कुछ प्रस्तुतियों में एक हरीश लाल शाह था, हरीश लाल शाह और प्रमोद कुमार को भी सराहा गया, इतना लिखा था अखबार के वो उस न्यूज में। वो मेरे लिए इतना बड़ा, मैंने कहा अखबार में मेरा नाम आ गया, मैंने कहा अखबार में मेरा नाम, दैनिक जागरण अखबार में मेरा नाम, मुझे सराहा गया, मतलब मेरे लिए इतना, मुझे एक वो गजब की चीज़ लगी। मैंने कहा अखबार में नाम आ गया मेरा, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो अखबार कितनी बड़ी चीज़ होती थी, आज तो अब वो सब मायने बदल गए हैं। तो मुझे फिर वो लगा कि भाई फिर हम क्या होता था, मीटिंगें करते थे वहाँ पे, दैनिक जागरण अमर उजाला 2 अखबार थे, हम उन्हें न्यूज़ देते थे। अब हम तो इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, इतना कुछ बना के दे रहे हैं, अब फिर पता चला अगले दिन हम अखबार ढूंढ रहे हैं, हमारी खबर होगी, देखा नहीं आई। फिर दूसरे दिन पूछ रहे हैं, फिर हम पत्रकार से पूछें यार हमारी खबर क्यों नहीं लगी, और कहे यार हमने भेज तो दी थी, अब क्यों नहीं लगी पता नहीं। अब कई बार फिर निराशा होती थी, हम कहते थे यार इतनी बड़ी मीटिंग करी, इतना कुछ हुआ, लेकिन हमारी तो खबर ही नहीं लग रही। और वहाँ सुअर के आतंक की खबर आ रही है, जैसे अभी सर ने बताया, ऐसी ऐसी खबरें आती जिनका कि कहीं सुअर का आतंक, कहीं बंदरों का आतंक की खबरें हैं, और हमारी 100-200 की मीटिंग हो रही, उसकी खबरें ही नहीं। तो वो पत्रकार रोज बहाना बना दे। फिर कभी अगर कुछ लगे तो 4 लाइन की कहीं संक्षेप में कोने में ढूंढेंगे कि कहीं पर दिख जाएगी कुछ। कभी वही जो अर्थ का अनर्थ हो जाता था, उसके मायने ऐसे कर दिए जाएंगे कि नाम किसी का कुछ लिख दिया जाएगा। तब हमें लगा कि भाई नहीं, ये कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने उत्तर उजाला से वहाँ पर एक दैनिक अमर, तो हमें क्या मुँह लगाते, बड़े अखबार थे मेन स्ट्रीम के, उत्तर उजाला छोटा मोटा थोड़ा अखबार था, उसके पास शायद वहाँ पर संवाददाता या वो नहीं होगा, तो उसमें मैंने बात करी, मैंने वो पत्रकारिता स्टार्ट करी और कुछ समय उसके माध्यम से मैंने लिखना सीखा अपनी कलम को। और फिर वही बता रहा हूँ, ये जो बड़ा असर पड़ता है, ये भी हमारे अंदर ऐसे नहीं आता, कुछ जेनेटिक आता है। हमारे पिताजी BBC सुनते थे, पिताजी का हमारा बहुत बड़ा योगदान है हमको एक बनाने में। पिताजी का हमारा, और खबरें नहीं होती थी, 3 टाइम हम सुबह, नींद नहीं खुली होती थी लेकिन कानों में BBC लंदन चलता था, ये BBC लंदन है, अब आप रामदत्त त्रिपाठी से समाचार सुनिए, इतना फास्ट उसका 15 मिनट में BBC लंदन का 15 मिनट में पूरी दुनिया की, भारत की, खेल जगत की, मनोरंजन की, साहित्य की, और 3-4 मिनट का एक सब्जेक्ट पे एक विश्लेषण भी दे देता था। 15 मिनट का उसका एपिसोड होता था सुबह 6:30 से, फिर एक दिन में आता था। तो वो एक जो ये पत्रकारिता, और एक बार मैंने कुछ एक कविता लिखी, आकाशवाणी नजीबाबाद को भेजी, और वो आकाशवाणी नजीबाबाद का एक यूथ फोरम कार्यक्रम आता था, तो वो यूथ फोरम कार्यक्रम में वो कविता पढ़ दी गई। तो मुझे लगा यार ये बड़ी एक चीज़ है, प्लेटफॉर्म है मीडिया, अगर हम इसको, इससे हमारी युवाओं का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। जब अगर किसी की खबर छपती है, किसी का आर्टिकल छपता है, तो उसका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ता है और ये समाज को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है। और ऐसे फिर उत्तर उजाला की पत्रकारिता से थोड़ा मैंने लिखना सीखा, धीरे धीरे हो गया। फिर अल्मोड़ा आ गया, फिर LLB में एडमिशन हो गया तो अल्मोड़ा आया तो वहाँ पे फिर इतना बड़ा एक समता का मुझे इतिहास मिल गया। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की, भाई उनके बारे में पढ़ा था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को कुछ हद तक पढ़ लिया था हमने कि भाई कितना कुछ उन्होंने काम किया। आज हमारे कई लोग इतराते हैं कि भैया नहीं हमको आरक्षण तो नहीं मिला, हमारे तो पिताजी फौजी थे यार, हम तो आर्मी वाले हैं। कई लोगों को मैंने कहते सुना, नहीं यार हम आरक्षण वाले नहीं, हमारे तो दादा भी आर्मी वाले थे। वो आर्मी को भी आपकी भर्तियां मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने करवाई। उस समय मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी अंग्रेजों से लड़े थे कि हमारे लोगों को सेना में भर्ती किया जाए, तब हमारे लोग सेना में आए। और आज कई हरिनगर बसे जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ज़मीनों के मालिक हैं, उनको बेच खा रहे हैं। वो आज की पीढ़ियाँ उनके कुछ नहीं कर रही, वो ज़मीनों को बेच रही हैं, वो धंधे कर रही हैं, माफिया बन गए हैं। वो भी उन्होंने वो ज़मीनें बंटवाई, स्कूल खुलवाए, स्कूलों के पहले तो स्कूलों में प्रवेश दिलवाया, फिर उन्होंने कहा इन स्कूलों में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, फिर अलग से स्कूल खुलवाए। फिर उन स्कूलों में कहा नहीं वो टीचर हमारे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, हमारे टीचर रखे जाएं। इतना कुछ मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने किया। तो तब जब मुझे लगा अल्मोड़ा पहुंच गया हूँ, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का यहाँ पर भाई कर्मस्थली रही है, तो वो राजन भाई यहाँ पर हमारे हैं, उनसे मेरी मुलाकात वहीं पर हुई। टमटा प्रिंटिंग प्रेस थी कॉलेज का, हमको कुछ पैम्पलेट जब भी कुछ छपाने होते थे, हमें पता चला टमटा प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पर हम जाएं। तो वहाँ गए तो वहाँ राजन भाई से मुलाकात हुई। कि तब से आज तक साथी, लगभग ये 26-27 साल से मेरे साथी ये राजन भाई यहाँ पर हैं।
वो टमटा प्रिंटिंग प्रेस हमने देखी जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के समय से थी, और समता साप्ताहिक, फिर कई हमने उनसे कोशिश करी, लेकिन अब वो जो भी कारण रहे होंगे कुछ कुछ उसमें भी लिखा, फिर कई बातें हुई, हमने कहा हमको इसमें कुछ जिम्मेदारी दीजिए, हम इसमें लिखना पढ़ना हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद फिर क्या करते, फिर गुजरते गुजरते 2004 आ गया, फिर यहाँ पर विनोद जी बैठे हुए इंजीनियर साहब। तो आपका उस समय हम लोग मिलकर कुछ सामाजिक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, तमाम जो आंदोलन से हम लोग का, आपके उस वजह से मुझे बहुत बड़ा, जब मैं द्वाराहाट में था छात्र संघ का उपाध्यक्ष, आपने अल्मोड़ा, आप एक सहयोग संस्था में थे, उसका कोई कार्यक्रम था, यहाँ के जो मूल निवासियों के जो हस्तशिल्प पर कोई एक व्याख्यान था, उस पर आपने मुझे द्वाराहाट से एक लेटर भेज के बुलवाया, वहाँ से आपसे परिचय हुआ। तो उस समय फिर विनोद जी और हम लोग सब जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे हमने धौला देवी में एक अखबार निकाला, जब हमने हम कहाँ 2004 में, बस इतना मुझे था, पता नहीं था अखबार कैसे छपते हैं, क्या होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन, ये सब नहीं था, बस एक अखबार निकालना है ये दिमाग में था। तो अब क्या विषय वो रखें, तो मैं कहा मतलब एक यही, हम कहाँ थे, हम आज कहाँ हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं, एक इसको लेकर हम कहाँ लिखा, उसमें क्वेश्चन मार्क बना के एक अखबार का वो सोचा कि एक अखबार निकाले, और हमने एक अखबार छाप दिया। कुटियाल जी हैं साथ में, हम लोगों ने अपने 8-10 की ऐसी पूरी टीम, उसमें सबके नाम लिखे, और कुछ, बल्कि आप उस समय बार काउंसिल का चुनाव लड़े थे, तो आपका उसमें वो बार काउंसिल का वो भी लिखा हुआ था कि, और एक सरदार इंदर सिंह जी थे, उनका इंटरव्यू, एक अंक हमने निकाला, उसका विमोचन धौला देवी में 14 अप्रैल 2004 को किया। तो लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे अंक के लिए मटेरियल तैयार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन छापने को पैसा ही नहीं था। स्टार्टिंग का दौर था, 2002-03 से वकालत शुरू करी, क्या पैसा कमाते होंगे, 100 रुपया 200 रुपया भी मिलना इतना मुश्किल हुआ रहता है। 500 रुपये के लिए तो मैं बेरीनाग चला जाता था, बेरीनाग का अगर कोई मुकदमा मिला और उसने कहा यार 500 रुपये देंगे, तो वहाँ चला जाता था कि भाई 200 रुपया आने जाने में खर्चों का 300 बच जाएंगे। तो अब अखबार के लिए तो भाई कम से कम आपको 1-2-4 हज़ार रुपया तो चाहिए ही, तो वो नहीं था, तो दूसरा अंक हमारा तैयार रहा, छाप नहीं पाए। तो ऐसे करके फिर हमने बीएसपी से जुड़े, फिर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, तो उसमें धर्म प्रकाश भारती जी का बहुजन न्यूज आगरा से चलता था, तो बहुजन न्यूज को हमने, मकसद यही था कि, मकसद जो ये अखबार के लिए इसलिए दिमाग में आया कि हमारे लोग बाबा साहब को पढ़ें। हमने कितनी मीटिंगें कर ली, जब मैंने देखा मीटिंगों से क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं, आदमी कितना सुनता है, थोड़ी देर सुनता है, फिर उसके बाद कितना दिमाग में बैठा पाता है, क्या वो लेता है क्या नहीं लेता है, लेकिन अगर उसको पढ़ता, तो मुझे लगा जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मेरे अंदर इतना वो आ गया, आज मैं पूरे परिवार से हटकर, मेरा पूरा परिवार अभी भी पोंगापंथी है, आडंबर पे है, अंधविश्वास पे चल रहा है, लेकिन मैंने अपना क्लियर कट वो कर लिया, मैं अपना क्लियर कट एक रास्ते पर चल रहा हूँ। मैंने कई चीज़ें, राजनीतिक भी, स्वार्थ और वो सब भी दरकिनार कर दिए, बहुत बड़ी बड़ी कई ऐसे लाभ मिल सकते थे, लेकिन जो उस ज्ञान ने, जो बाबा साहब को पढ़ने के ज्ञान ने मुझे इतनी वो दे दी। मैं आज बता रहा हूँ यहाँ पर 2099 की बात में जब अल्मोड़ा में लड़ा हूँ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मेरा जो स्पीच थी वो इतनी इफेक्टिव रही थी कि वहाँ पर उस समय ये हो गया था अल्मोड़े में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर, अल्मोड़े में हो गई यार मिनी अटल आ गया, कोई अल्मोड़ा में मिनी अटल आ गया, मिनी अटल आ गया, मिनी अटल आ गया। पूरे बाजार में चर्चा होती थी कि जिसने स्पीच पे ही रात रात में 400-500 वोट ले लिए। तो उस समय मेरे पीछे संघ जो आज ये चल रहा है वो पीछे पड़ गए मेरे, कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, और 1.5 साल तक संघ के लोग मेरे कमरे पे, मैं धारानौला में, न्यू कॉलोनी धारानौला में रहते थे, 1.5 साल संघ के लोग मेरे पीछे पड़े रहे, आप संघ में आ जाओ, आप जो कहेंगे, जो आपकी विचारधारा है वही हमारी विचारधारा। लास्ट में इनका प्रांतीय कोई प्रचारक वगैरह वो पहुंच गया, तो मैंने फिर लास्ट में उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्लीज़, क्योंकि मुझे ये इतना ज्ञान हो गया था भाई कि ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा वाले हैं, और हिंदू राष्ट्र गैर बराबरी का है, वो इसमें कभी भी ये सारी चीज़ें, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट पूरा नहीं हो सकता। तो मैंने, नहीं तो अगर मैं उस समय इनको ज्वाइन कर लिया होता, जो वही है उनका गुलाम हम बन चुके होते, और कई जो लाभ के पद हम कुछ भी ले लेते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा था, मिशन मूवमेंट पढ़ा था, तो मैं 1.5 साल उनको, मैं आते थे कुछ चाय वाय पिला देता था, लेकिन फिर मना कर दिया। लास्ट में फिर मैंने कहा आप प्लीज़ बार बार मेरे यहाँ मत आइए, मुझे अगर आना होगा, मैंने आपका कार्यालय देखा, मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा, आप बार बार मत आइए। तो ये कमिटमेंट हमको पढ़ने से मिलता है,
और खासकर अगर बाबा साहब को आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा, ऐसे नहीं लोग जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट की बात करते हैं और लास्ट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के लिए पूरे आंदोलन को बेच के खत्म कर देते हैं। क्या कहा जाए, उन्होंने क्या पढ़ा बाबा साहब को। इसलिए मैंने ये अखबार का सोचा, ये दिमाग में आया कि मैंने जब पढ़ा तो मेरे अंदर कुछ जागा, तो अगर ये अखबार हम निकालेंगे थोड़ा थोड़ा बाबा साहब का एक एक पन्ना, बाकी किताब अगर आप किसी को दे दो पढ़ते ही नहीं। जिस पढ़ाई के लिए किसी ने अपनी जिंदगी गुजार दी, हमको पढ़ने का अधिकार दिलाने के लिए किसी ने अपने 4 बच्चे चढ़ा दिए, अपना जीवन लगा दिया, आज हमारा समाज इतना मतलब खुदगर्ज हो गया है कि उसको पढ़ने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। पढ़ते ही नहीं है लोग, सिर्फ फिर अभी मैं सुबह भी वही जिक्र कर रहा था कि नाम ही रोए नाम को, गांडू रोए पेट को। हम सब वो समाज हो गए, पेट के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। सिर्फ पेशाब हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, दुराचार हो रहा है। अभी आंध्र प्रदेश का मामला, 2 साल से एक अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ दुराचार करते रहे 12 लोग, जिसमें नाबालिग से लेकर 50 साल के लोग शामिल थे। 13 साल से उस बच्ची के साथ, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी, मां मजदूरी करती थी, बेबस थी, तो अनुसूचित जाति की 13 साल की बच्ची से 10-12 लोग 2 साल से रेप करते रहे। और लास्ट में 8 महीने के जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से जूझ रही थी, ये खबर थी। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या संवेदनाएं हैं हमारे अंदर, और क्या इंतजार कर रहे हैं। मतलब हम ये इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन मेरा ही कोई गला आकर पकड़ेगा, जिस दिन मेरे ही ऊपर कोई लठ बरसा देगा या कोई पेशाब कर देगा, कोई मलमूत्र डाल देगा, मैं उसी दिन कहूंगा कि यार अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। तब तक तो मैं कंफर्ट जोन में ही जीता रहूंगा। ये हमारी स्थितियां हैं। इसलिए मैं ये काम को स्टार्ट किया। फिर 4 का वो मूवमेंट हुआ, फिर बाद में बहुजन न्यूज को फैलाया। बहुजन न्यूज फैलाने के बाद फिर शिल्प, बाद में उनका भी कुछ विवाद क्या हुए, बहुजन न्यूज बंद हुआ, यहाँ आना बंद हो गया। फिर शिल्पकार टाइम्स दिल्ली से छपता था, फिर उसको हमने फैलाया, 300-400 मेंबर्स उसके बनाए। और बाद में फिर उसमें भी एक मेरा साथी था जो हमारे साथ हेल्प कर रहा था, उसको हमने कहा भाई इसे पत्रकार बना लो। उनके पास पैसा वैसा ठीक था, हमने कहा कुछ इसे दीजिए। लेकिन लास्ट में पता चला उसमें भी अपनी अंदर की गुटबाजी ऐसी थी कि वो लड़के का, जब मेरे साथ का ही काम करता था, अशोक था, उसका नाम पूरा दिल्ली तक चला गया था भाई कि इसको यहाँ का पत्रकार की मान्यता दे दी जाए। तो हमारे वहाँ पर के एक लीडर थे, उन्होंने कहा नहीं ये है तो लिखता तो है सब कुछ, लेकिन ये अपना होकर भी अपना नहीं है। तो फिर उसका ऊपर से रिजेक्ट हो गया वो जो प्रत्यावेदन किया था। अब वो बेरोजगार लड़का था, उसको कुछ खर्चा मिलता, तो वो ऊपर से मना हो गया कि नहीं भाई ये अपना नहीं। मतलब अपनों में भी अलग अपने होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। तो फिर मैंने कहा यार बताओ ऐसे उसमें करना क्या। फिर तब हमने, फिर किसी साथी ने मुझे ये सुझाव दिया कि आप अपना अखबार निकालिए, और उन्होंने तरीका बताया कि ऐसे इसकी एप्लीकेशन होती है, वो होती है। लगभग साल भर का समय लगा होगा। तब 2011 में हमारा वंचित स्वर टाइटल, 4 टाइटल हमने भेजे थे, 4 टाइटल में से वंचित स्वर टाइटल सेलेक्ट होकर आया। ये RNI से सेलेक्ट होकर आया। इस तरीके से 2011 से ये शुरुआत हुई। तो 2011 से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब बात हुई है, पास में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। क्या भुनाएगी, अपना तो खाने का ठिकाना नहीं है, अपना बच्चे पालने का ठिकाना नहीं, चल दिया अखबार छापना। जो अखबार छापना बड़े बड़े जो उद्योगपति घरानों का काम है। अखबार किसके चलते हैं? अखबार उद्योगपतियों के चलते हैं, पूंजीपतियों के चलते हैं। हम जिसका अपना शाम का खाने का ठिकाना है, हम अखबार छापने चल दी। लेकिन अब जरूरत थी, मजबूरी थी, आंदोलन की जरूरत थी। ये था कि लोग पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, कम से कम एक एक पन्ना पढ़ेंगे। कुछ जो मेरे समझ में आएगा मैं लिखूंगा। कुछ मेरी इच्छा थी, मैं सोचता था हमारे साथी युवा कुछ धारदार बनेंगे, कुछ ये ऐसी लेखनी। इतना उत्पीड़न हो रहा, मैं बता रहा हूँ इस उत्तराखंड में, 25 साल का ये उत्तराखंड में बता रहा हूँ। ऐसा तड़प होती है कि रातों की नींद नहीं आती जब हम अपनी स्थिति के बारे में सोचते हैं। क्या क्या सरकारें बना रहे हैं। 2002 से 2007 की सरकार, जिस पार्टी की सरकार थी उस पार्टी के विधायक को पीट दिया गया। हमारी आपकी क्या हैसियत है इस उत्तराखंड में? हम किस मुगालते में हैं अभी भी? जिस पार्टी की सरकार थी उस पार्टी का अनुसूचित जाति का विधायक को नाम लेना या सीट बताना भी ठीक नहीं है। ढूंढ लीजिएगा, जानकारों को जानकारी होगी।
अनुसूचित जाति के विधायक को पीट दिया गया और पीटने वाले उसकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने मार दिया और वो एफआईआर लिखा रहा है कि भैया इन लोगों ने मुझे मार दिया, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया। और जैसे मुकदमा दर्ज हुआ तो पार्टी हाईकमान अनुसूचित जाति के ही एक दूसरे विद्वान को भेजती है, वहां अनुसूचित जाति के एक दूसरे विद्वान विधायक को भेजा जाता है कि उसको समझाओ वहां जाकर, और वो दूसरे विद्वान व्यक्ति वहां जाकर उसको समझाते हैं कि भाई क्या आगे विधायक नहीं बनना भविष्य में, ये जो एफआईआर करा दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ये टिकट भी नहीं मिलेगा अगली बार, जिताने वाले यही हैं सब। तो फिर वो जब कोर्ट में 164 के बयान की जब बात आई तो विधायक जी के बयान आ गए कि साहब शाम का अंधेरा हो गया था, मैं पहचान नहीं पाया वो कौन कौन लोग थे, खेल खत्म हो गया। जो नेम्ड एफआईआर लिखा रहा था कि ISIS ने मारा, वो कोर्ट में बयान में पलट गया कि किस किस कौन कौन लोग थे मैं पहचान नहीं पाया, और शाम का अंधेरा होगा, बस सारे बरी हो गए। एक SC/ST एक्ट का, बाद में वही फिर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अब वो क्या अनुसूचित जाति का न्याय करेंगे, क्या हाल करेंगे, कैसा करेंगे। फिर 2007 से 12 की दूसरी सरकार बनी, अब दूसरी पार्टी की सरकार बनी, तो फिर एक अनुसूचित जाति का देहरादून का ही विधायक को थाने में कांस्टेबल ने पीटा, कांस्टेबल ने पीटा विधायक को अनुसूचित जाति के, और वो रो रहा था मीडिया के आगे, मुझे इतना मारा, और नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। जब आपके विधायकों का इतना बुरा हाल है, जब आपके जनप्रतिनिधि जिन पार्टियों की सरकार है, और हमारे आज मैं देख रहा हूं अभी भी ये होड़ चल रही 2027 के लिए, अनुसूचित जाति के जो कई जो दिग्गज हैं वो तड़प रहे हैं वहां से टिकट पाने के लिए। वो अपना रिटायरमेंट का जो पैसा है, अभी तक भी कई लोग रिटायरमेंट का पैसा उन पार्टी को दे चुके हैं। एक अच्छे खासे प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर हुए, वो रिटायर होते हुए वहां झोली में 50 लाख दे आए कि मुझे साहब टिकट दे दिया जाए, अब जिस पार्टी का अभी पूरा चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें टिकट नहीं मिला। और जो रिटायरमेंट का 50 लाख मिला होगा दे आए वहां, उनको अपने आंदोलनों समाज कहीं कुछ खबर नहीं रहती, कभी 10,000 5,000 नहीं दिया होगा, वहां 50 लाख दे आए रिटायर। और आज भी ये 2027 के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी होड़ लगी हमारे कई जो अधिकारियों में कि यार अब जब रिटायर होते ही वहां जरा दे आते, टिकट मिल जाता। तो कैसे विधायक बनते, जो मारे पीटे जाते हैं ऐसे विधायक बनेंगे। क्या कर लेंगे, क्या हो जाना ये विधायक बन के, ये सांसद बन के। आज भी 131 आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं। कारण क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा, ईमानदारी से डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं है। अगर जिसने ईमानदारी से डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा होगा, या तो फिर वो नमक हरामी अगर उसके DNA में है तब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसके DNA में 1% भी ईमानदारी होगी, उसने डॉक्टर अंबेडकर को ईमानदारी से पढ़ा होगा, वो समाज के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता, बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, किस किस को बड़ा अजीब हैरानी होती, बड़े बड़े दिग्गज सब देख लिए, सब ध्वस्त होता जा रहा, सब कारवां ध्वस्त होता जा रहा है। ऐसे में जो बड़ी मुश्किल से एक आवाज़, एक ये हम लोग किसी तरीके से, ये 14 साल हो गए, आज ये 15वें साल में हम एंट्री कर रहे हैं। इसको सोचिए, नहीं तो बहुत अजीब हालात हैं। हम लोग बहुत लंबे समय तक रहे, कोई नहीं रहा, बड़े बड़े दिग्गज आए, बड़े बड़े सूरमा आए, ऐसे ऐसे राजे महाराजे आए, ऐसी ऐसी ब्रिटिश हुकूमतें आई, बताते हैं कि भाई जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता था। आज वो भी कहीं नहीं है, कल हम भी कहीं नहीं होंगे। लेकिन आज मैंने अभी बामसेब का जिक्र किया, बामसेब ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं बाबा साहब का कर्जदार हूँ। मेरा एक एक पल बाबा साहब का आज मैं अपने परिवार के साथ जी पाता हूँ। मैं एक हाईकोर्ट में गाउन पहन के अगर घूम ले रहा हूँ, ये मेरी हैसियत नहीं थी। ये मेरे कोई पुरखों ने बहुत बड़े आंदोलन नहीं किए ऐसे, मेरे पुरखों ने कोई बहुत बड़े ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी कि मैं आज हाई कोर्ट में एक गाउन पहन के घूम रहा हूँ, हाई कोर्ट एडवोकेट लिख दे रहा हूँ सोशल मीडिया पे। ये बाबा साहब अंबेडकर का सेक्रीफाइस की बदौलत जो मेरी कहीं भी कुछ हैसियत बन पाई है, उसकी बदौलत। लेकिन ये कैसे बचेगी, ये किस तरीके से इस मूवमेंट को हम बचाएं, कैसे क्या करें, ये हम लोगों के सामने आज सवाल है। और इसीलिए हम लोग इस एक मूवमेंट को, इस कारवां को कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझिए, नहीं तो
फिर बड़ी अजीब सा जो सारा हालात दिख रहे हैं, हम लोग आराम से बैठे हैं, हम चैन से बैठे हैं, जो हमारा विरोधी है वो चैन से नहीं बैठा है, वो पूरा उसका हमारे घर घर में घुसा हुआ है। मैं बामसेब की बात कर रहा था कि बाबा साहब का ऋणी हूँ, उसके बाद बामसेब का ऋणी इसलिए हूँ कि अगर बामसेब न बना होता, ये हमारे 3 महापुरुष जो डी.के. खापर्डे साहब, दीना भाना जी और कांशीराम जी, इन 3 लोगों ने स्टार्टिंग करी थी। बाद में हजारों लोगों ने पूरे देश में बामसेब को एक ताकत बनाया, एक चेतना उभारी। अगर बामसेब न बना होता तो आज डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में भारत रत्न न मिला होता। ये बाबा साहब अंबेडकर को जो भारत रत्न 90 में मिला है, जब 78 में बामसेब बनी है, 73 में विचार आया, 78 में बामसेब बनी, और तब ये 90 में बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। वो भी वीपी सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। हम बाबा साहब अंबेडकर को जानते भी नहीं, हमने कभी बचपन में पढ़ा भी नहीं था। आज जो हम ये जितना कुछ मूवमेंट को जान रहे हैं, आज हम पेरियार साहब को पढ़ रहे हैं, आज हम फूले साहब को जान रहे हैं। मैं कहाँ से फूले को जानता, मैं तो अभी हैरान कि अब ये थोड़ा सा खिंच जा रहा है, आप लोग माफ कीजिएगा, मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अभी ये सितंबर में वहाँ गया था नागपुर, सत्यशोधक समाज का स्थापना दिवस था। सत्यशोधक समाज की 150वीं वर्षगांठ थी। उस समय मुझे उस मूवमेंट का पता चला कि सत्यशोधक समाज क्या था, क्या रेलिवेंसी थी सत्यशोधक समाज की। उस समय फूले साहब ने 150 साल पहले ये फाइंडिंग दे दी थी, सेठ जी, भट्ट जी, विदेशी शूद्र अतिशूद्र भारत के मूल निवासी। 150 साल पहले फूले साहब ने फाइंडिंग दे दी थी, गुलामगिरी किताब लिख दी थी, स्कूल खुलवा दिए थे, और सत्यशोधक समाज की सत्य का शोध करो। और सत्यशोधक समाज को खत्म करने के लिए, सत्यशोधक समाज को खत्म करने के लिए आर्य समाज का गठन कर दिया गया। जिस आर्य समाज को हम ये सोचते थे, हमारे तक क्या पहुंचा? आर्य समाज। आर्य समाज कब पहुंच गया? मेरे दादा के समय। मेरे दादा ने जनेऊ पहन ली थी, और कुछ समय तक उनको लगा कितनी बड़ी हमें गुलामी से मुक्ति मिल गई कि हमको जनेऊ पहना दी गई। ये हमारे दादा तक, आर्य समाज हमारे दादा तक पहुंच गया था। और मैं सत्यशोधक समाज तक कब पहुंच पाया? आज मैं पहुंच पाया ये 2024 के सितंबर में। तब मुझे पता चला सत्यशोधक समाज जब बना, उसको काटने के लिए देश भर के पूंजीपतियों ने अपनी जागीरें लुटा दी, अपना दिल खोलकर दान दे दिया कि ये सत्यशोधक समाज अगर पूरे भारत में फैल गया और ये कहीं अपना इतिहास जान गए, ये तो भारत सारा पलट जाएगा। इसलिए सत्यशोधक समाज और फूले साहब का आंदोलन वहीं महाराष्ट्र में पुणे के आसपास केंद्रित होकर रह गया, और आर्य समाज पूरे देश में, उसको इतना चंदा मिल गया, इतना पैसा मिल गया, वो पूरे भारत में फैल गया, और हम सब आर्य समाजी होके गले में एक एक पट्टा डाल के घूमने लगे। हैसियत हमारी कुछ नहीं बदली, लेकिन एक पट्टा हमारे भी डाल दिया गया। तो ये तब पता चला ये बामसेब की देन है। अगर बामसेब न बना होता, आज हमारे पास बामसेब ने कम से कम एक सेंटर बना रखा जहाँ पर हम जाके, हम न जाएं, हम जाएं न जाएं, हम पड़े रहें, हम कुएं के मेढक की तरफ पड़े रहें, कुएं में हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी। लेकिन जिनको जाना है, जिनको समझ में आ रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और आज जो आप, हम थोड़ा सा भी ये सांस लेने लायक है ना, ये 2024 में ही काम हो गया था। वो पूरे सिस्टम से, उनका काम हल्के नहीं होता, वो पूरे सिस्टम से काम करते हैं। उन्होंने 2014 में बहुमत कहा था, 2019 में 300 पार कहा था, और 2024 के लिए 400 पार कहा था। और 400 उनको चाहिए थे, जो आज अभी संविधान की प्रस्तावना से भी जो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की जो मुहिम चल रही है, वो 400 का जो टारगेट था, अगर ये बामसेब ना होता हमारे पास, 2024 में ही पूरा 400 पार हो गए होते। कैसे बामसेब? बस मैं 1-2 मिनट में बता रहा हूँ। जो BS4 डोर टू डोर मिशन 24, ये बामसेब ने जो मूवमेंट दिया था, और बामसेब के कार्यकर्ता छोटे मोटे कुछ सामाजिक संगठनों को, कार्यकर्ताओं को लेकर गली गली, गांव गांव जितना जा पा रहे थे, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, हम लोग भी जाते थे। हमें भी लगता था यार क्या होगा ये छोटे छोटे कार्यक्रमों से। दुश्मन के पास तो पूरी न्यायपालिका है, पूरी जुडिशरी है, पूरी केंद्र और राज्य की सरकारें, सारा मीडिया उसके पास है, हम क्या कर लेंगे। लेकिन ये था संगठन का ऊपर से निर्देश था, तो हम उस काम को कर रहे थे, BS4 अभियान को, संविधान जागरूकता अभियान को। और वो संविधान जागरूकता अभियान ने ऐसा माहौल बनाया, जब 150 क्लस्टरों में क्लस्टर अधिवेशन हुए,
2024 23 में हो गए थे ना क्लस्टर अधिवेशन, 23 में हो गए थे, 2023 में क्लस्टर अधिवेशन हो गए थे। 150 क्लस्टर में जो अधिवेशन हुए तो वो सारा एक एटमॉस्फेयर बन गया पूरे देश में कि संविधान एक मुद्दा बन गया। और उसको ठीक है, हमारी वो लेवल तक वो नहीं थी कि हम उस सोशल अवेयरनेस को पॉलिटिकल अवेयरनेस में चेंज कर लें और पॉलिटिकल सक्सेस गेन कर लें, इतने तक हम नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन हमने सोशल अवेयरनेस को, जो पॉलिटिकल कनिंग जो फॉक्सेस थी, चालाक जो लोमड़ियां थी, उन्होंने फट से वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले मुद्दे को पकड़ा और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लहराना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन को मुद्दा बनाया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मुद्दा बना, जो संविधान जो मुद्दा बना और जो बामसेफ का दिया जातिगत जनगणना जो मुद्दा बना, तो उससे क्या हुआ कि जो विपक्ष जो वेंटिलेटर पर पहुंच गया था उसमें थोड़ी सी सांसें आ गई और वो 50 का 100 और जो उत्तर प्रदेश वाले साहब जो हैं वो 5 के 37 पर पहुंच गए और जो 400 पार का ख्वाब देख रहे थे वो 240 पे अटक गए और थोड़ा सा बैसाखी पर आ गए। तब ये जो थोड़ी बहुत अभी जो, तो इतना बड़ा ये जो बामसेफ का योगदान है, तो ऐसे कुछ जो इनको समझने की जरूरत है, ये साधारण चीज नहीं है। आज आपके पास संगठन भी है, विचारधारा भी है, आपके पास सेंटर भी हैं, तो हम उसको महत्व ही नहीं समझ रहे, हम गवा रहे टाइम। हम छोटे छोटे संगठन, हमारे ऐसे गली कूचे के संगठनों पे अपनी एनर्जी गंवा रहे हैं, व्यक्तिवादी संगठनों पर अपनी एनर्जी गंवा रहे हैं, जिससे कुछ नहीं मिलना है। इतना धोखा मैंने अपनी जिंदगी में खाया है, 2-3 व्यक्तियों से धोखा खाया है। व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन अगर एक संगठन होगा, संस्थान होगा, उसमें कोई व्यक्ति धोखा भी देगा तो बाकी लोग उसको बचा लेंगे। तो हमें वो व्यक्तिवादी संगठनों से बचना है, हमें विचारधारा पर चलना है। तो आज बामसेफ ने कम से कम अपने उस आंदोलन को संस्थागत बना दिया। तो वही चीज अब हम लोगों ने ये 14 साल में, ये 14 साल की उठापटक और जो तमाम जो लड़खड़ाते हुए जो हमने सीखा है, आज अब हम ये इस समय से अब एक हम नई स्टार्टिंग इसको कर रहे हैं कि अब हम इसको भी एक संस्थागत रूप दे रहे हैं। आज यहाँ पर हल्द्वानी से हम लोग इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं कि वंचित स्वर को अब हम संस्थागत रूप देंगे। एक मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी, और 2 तरीके की हम इसकी वो बना रहे हैं, एक एडवाइजरी कमेटी, एक मैनेजमेंट कमेटी। तो मैनेजमेंट कमेटी में वही है, कुछ लोग जो अपना दायित्व समझेंगे, जो लोग कुछ मंथली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो लोग मैनेजमेंट कमेटी के लोग बनेंगे। वो इसका मैनेजमेंट कैसे संभाला जाए, एक कार्यालय हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, देखा भी है। अगर वो कार्यालय फाइनल हो जाता है तो वो कार्यालय यहाँ पर होगा और वो मैनेजमेंट कमेटी इसको आगे के लिए, क्योंकि आज इसका YouTube चैनल भी हमारा काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है, लगभग 2500 उसके सब्सक्राइबर हैं और लगभग 2500 के आसपास उसका वॉच टाइम भी हो गया। अगर वो थोड़ा सा YouTube पे मेहनत होगी तो मोनेटाइज हो जाएगा। कुछ ये हमारे जो बेरोजगार युवाओं के लिए, कुछ में भी अगर वो मोनेटाइज हो जाए, रेगुलर उस पर वर्क हो पाए, तो इनके लिए कुछ निकल जाएगा। दूसरा जो हमारा न्यूज़ पोर्टल है, वंचित स्वर का न्यूज़ पोर्टल, उसका भी अभी दोबारा मैंने फिर टेंडर डाले। वो जो स्टेट गवर्नमेंट, अभी एक और यहाँ पर जिक्र आई है, थोड़ा सा उसको मैं सफाई दे देता हूँ, कई लोग उसको हम जानते नहीं हैं, कि आप लोगों का जो ये सहयोग है, आप लोगों ने पिछले 14 साल में समय समय पर हमारी टूटती सांसों को बचाया है, हमारी डूबती सांसों को बचाया है समय समय पर मदद करके। उसी की जो देन है ये जो 14 साल से चल रहा है। और आज ये अखबार जो भी जिस रूप में है, ये राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त अखबार है। जो हमारा जो वंचित स्वर है, ये उत्तराखंड राज्य की शासन की मान्यता प्राप्त अखबार है। ये वैसे नहीं है कि अनरिकॉग्नाइज नहीं है, ये रजिस्टर्ड भी RNI से और रिकॉग्नाइज भी है स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऐड आते हैं वो साल भर के लगभग मुश्किल से 50-60 हज़ार के आसपास समथिंग इतना हमको विज्ञापन मिल पाता है। तो अब जो भी राज्य सरकार होती है, जो उसकी योजनाएं होती हैं, जो स्कीम होती हैं, वो अपना विज्ञापन देती है। तो वो विज्ञापन अब हमको भी इस पर लगाना पड़ता है। विज्ञापन से अखबार का कोई मतलब नहीं होता है, वो विज्ञापन है। अब विज्ञापन हो सकता है, अभी इसमें कोई डॉक्टर कहेगा मैं बवासीर का इलाज जानता हूँ, तो हम थोड़ी कह रहे हैं वो डॉक्टर का ऐड है, आप अपने विवेक से उसे जानिए, समझिए। तो वैसे ही सरकार के ऐड है, जो सरकार अपने कुछ योजनाएं चला रही। तो पिछले जो एक ऐड आया था राज्य सरकार का, वो 4 धाम यात्रा वाला, तो ठीक है, इसमें विज्ञापन लगा था। अब हमारा
एक साथी ने हमारे वो ग्रुपों में ये मैसेज डाल दिया कि ये यहाँ पर समाज की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, ये करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिले हुए हैं और उनका ये यहाँ पर प्रचार कर रही है अखबार। अब मैंने कहा यार क्या बताएं, फिर उनको समझाया भी, ग्रुप के माध्यम से भी समझाया, इंडिविजुअल भी मैंने भेजा। यार मैंने कहा ये हमारा नहीं है, ये मान्यता प्राप्त अखबार है, ये विज्ञापन है। अब कल की डेट में दूसरी स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, उसकी जो पॉलिसीज होंगी वो इसमें लगेंगी, लेकिन अब वो लोग उतनी गहराई नहीं जान, और बड़ा बुरी तरीके से इतना एकदम आक्रोश में, तो मेरे यहाँ अखबार आज से नहीं आना चाहिए, मेरा अखबार बंद कर देना, ये कर देना, वो कर देना। अब ये अज्ञानता मतलब कहते हैं ना, सबसे बड़ा दुश्मन आपका अज्ञानता है, तो ये अज्ञानता ही थी, उनको ये थी। फिर परसों उन्होंने फिर डाल दिया था उसी वाले को, तो थोड़ा ये आज ये राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त ये अखबार है, इसको आप लोग कभी भी अन्यथा ये न लें कि कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट का या किसी का ऐड हो तो वो सिर्फ ऐड होता है, वो उसकी अपनी चीज़ होती है, उसका अखबार से कोई लेना देना नहीं होता है। इन चीज़ों को भी हमें समझना चाहिए। तो आज इसका न्यूज पोर्टल वंचित स्वर जो अखबार चल रहा है, न्यूज पोर्टल ऑनलाइन पेपर चल रहा है, उसमें भी जैसे तैसे हम इसको खींच रहे हैं, और यूट्यूब ये इस तरीके से। लेकिन अब ये मैनेजमेंट, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एक व्यवस्थित करने की कोशिश करी है कि ये बामसेब से हमने सीखा, हमें संस्थागत करना चाहिए। मुझे भी लगता है, मेरे भी देखिए छात्र जीवन ऐसे निकला, युवावस्था भी ऐसी निकली, अब ये इधर इधर सब ये हो गया है, ये सारी सब। कई बार तो हम फर्जी बन के आ जाते हैं, कभी कभी जब बाल वाल कटाने जाओ भाई के पास, कहता थोड़ा रंग रोगन कर लो यार, थोड़ा ठीक लगेगा, लेकिन कभी कभी नहीं करा पाते हैं। तो ये सब स्टार्ट, ये सबका है, हम सब प्रकृति के हिस्से हैं। हरा पत्ता है, कोपल है, हरा पत्ता होगा, डार्क ग्रीन होएगा, हल्का हल्का येलो होने लगेगा, येलो होते होते झड़ जाना है। तो ये सब हमारी, हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो एक ऐसी मैनेजमेंट कमेटी बना के एक संस्थागत इसको रूप देके, ताकि ये ऐसा ना हो कि आज जिस तरीके से हमारा इतना बड़ा एक ऐतिहासिक अखबार समता होके भी नहीं है लेकिन नहीं है, तो ऐसा ना हो। तो कल जब आज हम लोग जीते जी आंदोलन को चलाएंगे, और कल जब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी ये चीज़ चलती रहे, और ये मीडिया ये सशक्त, ये एक चीज़ बनी रहे। अभी ये कुछ भी नहीं हो पाया, अभी तो खाली बस इसकी सांसें चल रही हैं। जैसा जैसा मैं सपना, मेरा कोई भी इसमें इच्छा पूरी नहीं हुई, जो मैं चाहता था बस एक खाली नाम मात्र का हुआ है। मैं चाहता था हमारे 13 जिलों में कम से कम 13 लड़के ऐसे धारदार बन जाएंगे, लेकिन एक भी धारदार नहीं बन पाया, एक भी लिखना नहीं सीख पाया। क्या करें? अब मैं ज़बरदस्ती किसी के अंदर ना घुस सकता हूँ, ना घुट्टी पिला सकता हूँ। मेरे से जो हो सकता है मैं वो कर सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी। लेकिन प्लेटफॉर्म हमने दिया, आज भी हम लोग करते हैं। जो भी हमको कहीं पे कोई अच्छा लिखता हुआ दिखता है, चाहे उसको हम जानते हैं नहीं जानते, हम उसका आर्टिकल लेते हैं, इसमें छाप देते हैं। हमको कोई मतलब नहीं रहता कि भाई हमारे इस मानवतावादी भारत के निर्माण के लिए, न्याय के भारत के निर्माण के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के भारत के निर्माण के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर लिख रहा होता है, हमको मिलता है, हम इसमें छाप देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें यह है कि भाई ये बात जानी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा आर्टिकल लिखा होता है, हम इसमें छाप देते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग लिखें, लेकिन बड़ा उस तरीके का एक अपने उसमें लेखनी में आप अपने वो करिए। तो बहुत कुछ ये है, इतना बड़ा क्या कहें, आज की डेट में जो चल रहा है सब कुछ ये मीडिया की देन है। जो अभी इस समय जो क्या चल रहा है देश में, सारी इकोनॉमी चौपट होगी। 80 करोड़ लोग आज भारत में 5 किलो राशन ले रहे हैं। तो क्या भारत की प्रगति का सूचकांक है या बर्बादी का सूचकांक है कि 80 करोड़ लोग आपके इस लेवल पे आ गए हैं, 5 किलो पे जिंदा हैं? लेकिन मीडिया का क्या है? मीडिया का उसको उपलब्धि बताना। अगर वही मीडिया कहने लगे कि 80 करोड़ लोग भारत में 5 किलो अनाज ले रहे हैं, भारत बर्बादी की ओर बढ़ रहा, अगर ये तो 2 मिनट में सब ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन मीडिया है, मीडिया ने 14 में महानायक बना दिया, एक जगह से उठा के कहां पहुंचा दिया, मीडिया की देन है। आज बहुत कुछ हो रहा है, उतनी चीजें यहां पर कहने की जरूरत नहीं है। मौत सबसे सस्ती आज मौत हो गई है। आज आप देखेंगे सबसे सस्ती अगर कुछ है, मौत है। ये स्थितियां हो गई देश की, लेकिन मीडिया आपके साथ खड़ा है, तो सब कुछ जायज है, सब चल रहा है। आज आप मीडिया की उपलब्धियों में विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई?
नहीं, अर्थ इनका चौथी अर्थव्यवस्था, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। बस अब कर लीजिए भाई, आप बर्बाद हो रहे हैं, आप, अरे यार आप बर्बाद हो रहे हो, देश तो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, तुम्हारे कर्म खराब है, तुम बर्बाद हो रहे हो साले। भारत तो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, वहां महाशक्ति बन गया था, क्या हमने कर लिया, तो अब आप करते रहो भाई, आप अपना परेशान होते रहो। तो ये मीडिया है, अगर हम इसको जानदार, धारदार और वो बना लेंगे तो निश्चित रूप से मैं तो 2027 के सपने देखता हूँ, बिना इसके कुछ नहीं होना है। 25 साल गुजर गए, कब तक आप दूसरों को कंधा देते रहेंगे? अब कुछ संकल्प लीजिए कि बिना हुकूमत के कुछ नहीं होना है। मूल निवासी कब उत्तराखंड को संभालेगा? मूल निवासी कब तक उत्तराखंड में नीच, दीनहीन, दलित ये बना रहेगा? तो बस मैं अपनी बात को ये विराम यहाँ पर देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर मानते हैं, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले सब हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब 2 मोर्चों पर हमको नसीहत देकर गए। बाबा साहब ने हमें कहीं पर छोड़ा नहीं भटकाव के लिए। बाबा साहब ने स्वतंत्र राजनीति की बात करी थी। प्लीज, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की बात और दूसरी तरफ फिर नहीं इनको नहीं उनको, उनको नहीं उनके भाई को, उनको नहीं उनके भाई को वाला राग अलापना बंद करिए। बाबा साहब ने स्वतंत्र राजनीति की बात कही थी और बाबा साहब कह के गए थे, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश की शासक जमात हैं, ताकि तुमको आते जाते वो शब्द कचोटे और तुमको वो शब्द कचोटे कि तुम कभी इस देश के हुक्मरान रहे हो। आज जो तुम ये नीच, दरिद्र, गुलाम, क्या क्या दलित बना दिए। अभी हमारे चीफ जस्टिस के लिए शब्द सारे मीडिया में चल रहा है, दलित चीफ जस्टिस। क्या करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन गए, आप दलित हैं। और लेकिन वही बाम से करा, आप दलित नहीं हैं, आप भारत के मूल निवासी हैं, इस धरती के असली मालिक आप हैं। ये है, अब हमको वो चीज, हमें कोई मतलब ही नहीं। एक कह रहा है जो नीच कह रहा है, दलित कह रहा है, शूद्र कह रहा है, हरिजन, वहां हम चिपके पड़े। जो कह रहा है आप इस धरती के असली मालिक हैं, यहाँ के आप साइंटिफिकली प्रूव कर लीजिए, आप मालिक, आप मूल निवासी। उस आंदोलन को हम जुड़ना नहीं चाहते। तो बाबा साहब हमें दोनों मार्गों पर हमें मार्ग देकर गए हैं। हम बाबा साहब के राह पे नहीं चल रहे हैं तो हमारा शोषण भी होना है, उत्पीड़न भी होना है। और बाबा साहब, अगर यही जो इन्हीं ऐसे होने की बात होती तो बाबा साहब के पास कोई कम ऑफर नहीं थे। बाबा साहब ने तो केंद्र का कानून मंत्री पद ठुकराया, केंद्रीय मंत्री पद को ठुकराया है। जो आज हमारे तमाम अम्बेडकरवादी एक एक विधायक की सीट के लिए गुलामी को तैयार हो जा रहे हैं, तो उनको अपनी स्वतंत्र राजनीति के लिए सोचना चाहिए। अपनी पॉलिटिक्स मूल निवासियों के हाथ में जब तक हुक्मरान नहीं बनेंगे, और हुक्मरान बनने के लिए ये बहुत बड़ा माध्यम एक आपका एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी हम सीढ़ी चलेंगे, हमारे सामाजिक संगठन होंगे, हमारा मीडिया अपना काम करेगा, तो निश्चित ही रूप से संख्या हमारे पास में है। जातिगत जनगणना का भी जो मसला उसको आप समझ लीजिए, आपके पास कोई जनसंख्या में कमी नहीं है। मैंने उत्तराखंड की जमीन पर, धरातल पर काम करके देखा है, कोई विधानसभा हमारी ऐसी नहीं है जिसमें 30-35 हजार से कम केवल एक वर्ग है, केवल शेड्यूल कास्ट। पहाड़ों में ओबीसी बहुत कम है, माइनॉरिटीज तो कहीं कहीं किसी जगहों पर है, लेकिन केवल शेड्यूल कास्ट 35,000 40,000 के आसपास वोटर हैं। और उत्तराखंड की असेंबली में आप 15, 16, 17 हजार में एमएलए जिता के भेज देते हैं। बात सिर्फ यही है कि आप अपना इतिहास नहीं जानते, आप अपने मूल निवासियों को नहीं पढ़ा है, आप अपना मूल निवासी इतिहास नहीं जानते, आपने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा है, उनकी बातों को आप नहीं जानते। इसलिए आप लास्ट में फिर वही ढूंढते कि एक ने मारा थप्पड़, उसी के भाई के पास चले गए कि भाई तू बचा ले यार, वो तो थप्पड़ मार रहा। वो कहेगा चिंता मत कर, मैं बचाऊंगा तुम्हें। फिर थोड़ी देर में वो थप्पड़ मार रहा है, फिर आप दूसरे के पास जा रहे हैं और आप पूरी जिंदगी आपकी ऐसी गुजर जा रही है। तो आप इस बात को समझिए। तो ये मैं बहुत ज़्यादा, ये फिर होते होते लंबा चला जाता है, लेकिन अब क्या करें, मैं अगर समय ज़्यादा लगा हो उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। लेकिन अब ये बातें कुछ रखनी जरूरी थी, तो ये आज बस हम लोगों ने यही किया है कि इसको अब हम संस्थागत रूप दे रहे हैं। मीडिया को एक मैनेजमेंट कमेटी बना के
और फिर उसके साथ में एक एडवाइजरी कमेटी बना के हम इस काम को इसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी फिर अगर कुछ अभी बातें होंगी बाद में हो जाएंगी। समय काफ़ी लिया, इसके लिए आप लोग माफ़ करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मोहनिया।